हेलो बच्चों। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी से हीट कैसे प्रोड्यूस होती है, विद्युत से कैसे अ, ताप प्रोड्यूस होता है या फिर होता है, ताप निकलता है, वो चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। और इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड या विद्युत से रिलेटेड और भी चीज़ें इसमें हमें सीखने को मिलेगी। अभी तक हम सिक्स्थ और सेवन्थ क्लास में देख चुके थे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो करती है। जैसे कि हम जानते सर्किट बना चुके थे जिसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन की ओर क्या होती है, चलती है। जिसमें हम बल्ब या एलईडी जलाने के कुछ एक्सपेरिमेंट भी कर चुके थे। इस चैप्टर में आप इलेक्ट्रिसिटी और विद्युत के बारे में और अच्छे से जानेंगे, इन चीज़ों को और अच्छे से समझेंगे। अभी तक मॉडर्न फिजिक्स विद्युत को इतने अच्छे समझ नहीं पाया है। उसने सिर्फ विद्युत की खोज की है, वो ये नहीं जानता है कि विद्युत एक्चुअली में होता क्या है, विद्युत उत्पन्न किस तरह हुआ है, कहाँ से उत्पन्न हुआ है। और ये सब समझाया गया है वेदों के द्वारा। वैदिक फिजिक्स में ये सब चीजें समझाई गई है कि विद्युत कैसे बना है और कहाँ से उत्पन्न हुआ है। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं और उनके जो गलत चीजें उनको सही करते हैं वैदिक विज्ञान के थ्रू। और हमें वैदिक विज्ञान क्या सिखा रहा है हम वो इस चैप्टर में देखेंगे। और देखेंगे कि वो हमें विद्युत से रिलेटेड क्या क्या चीजें समझा रहा है और समझा चुका है, या पहले ही वेदों में क्या क्या लिखा हुआ है। तो आइए देखते हैं विद्युत वेद के हिसाब से हमें क्या समझा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें वैदिक फिजिक्स में हमें क्या समझने को मिलता है और हम वैदिक फिजिक्स और फिजिक्स को और अच्छे तरीके से किस तरह समझ सकते हैं। तो आइए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सभी विद्युत ईश्वर ही की है, मतलब जितना भी इलेक्ट्रिसिटी है या फिर जो भी ये सब विद्युत क्या है, ईश्वर की ही है। ईश्वर के सब क्या है, देन है। मानव शरीर विद्युत रूप है, मतलब मानव शरीर भी क्या है, एक विद्युत का ही रूप है, यानी इलेक्ट्रिसिटी का रूप है। इसीलिए हमें हमारी बॉडी में भी क्या चल रही है, विद्युत चल रहा है। आत्मा के पास अति सूक्ष्म बल है। आत्मा अपने सभी कार्य ईश्वर के सहयोग से करता है, मतलब आत्मा के पास क्या है, बहुत सूक्ष्म बल है, बहुत कम बल है। और आत्मा जितने भी काम करता है वो ईश्वर के सहयोग से करता है। वर्तमान विज्ञान को विद्युत क्या है इसका कोई भान नहीं है, मतलब वर्तमान विज्ञान को कुछ नहीं पता। एवं वर्तमान विज्ञान स्वीकार भी नहीं करता। पहली बात तो इनको पता नहीं है कुछ, और दूसरी बात ये खुद एक्सेप्ट भी नहीं करते हैं कि हमें नहीं पता है। ये क्या करते हैं, उसके ऊपर तथ्य देते हैं, है ना, उसके ऊपर कुछ अननेसेसरी लॉजिक्स देते हैं जो इनको नहीं पता है। ठीक है, जो चीज नहीं पता है वो लॉजिक से क्या करते हैं, प्रूव करने का ट्राई करते हैं, और जो लॉजिक भी क्या है वो गलत है। जब हम लॉजिक पे भी क्वेश्चंस करते हैं तो उस पे भी क्या है, ये गलत गलत आंसर देके हमें भटका रहे हैं कि उसको विद्युत की सही जानकारी नहीं है। क्या है, उसको विद्युत की जानकारी नहीं है, ऐसा वो खुद कहते हैं कि हमें नहीं पता कि विद्युत क्या है। विद्युत के बारे में रिचर्ड पी फेनमन, ये एक साइंटिस्ट हैं, के विचारों का उद्धृत करते हैं। वी कुड से दैट वी डू नॉट येट नो द लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब हमें इलेक्ट्रिसिटी का कोई लॉ नहीं पता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमें अभी तक विद्युत के नियमों के बारे में नहीं पता है, मतलब इनको विद्युत के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। जब हमें यह ज्ञात ही नहीं है कि विद्युत क्या है, तब हम इसका अंधाधुंध उपयोग क्यों करना चाहिए। अब जब हमें पता ही नहीं है कि इससे क्या इफेक्ट हो रहा है और विद्युत एक्चुअली है क्या, बस हम क्या कर रहे हैं, इसका अंधाधुंध उपयोग कर रहे हैं क्योंकि इसको ढूंढ लिया है मॉडर्न फिजिक्स ने। आओ विद्युत के बारे में वैदिक विज्ञान से जानते हैं। अब वैदिक विज्ञान हमें क्या कहते हैं। अब वैदिक विज्ञान हमें समझा रहा है कि विद्युत आया कहाँ से, विद्युत बना कैसे है और विद्युत करता क्या है। जब ईश्वर अपने बल के द्वारा सृष्टि का निर्माण करने हेतु मूल प्रकृति में अणुओं के तीन गुण सत रज और तम को व्यक्त करता है। देखो, अवकाश रूप आकाश में बहुत सारे अणु क्या है, इस तरह स्थिर अवस्था में बैठे हुए हैं। ठीक है, स्थिर अवस्था में जैसे ही ईश्वर इनमें गति करता है ना, विज्ञान पूर्वक गति, कौन सी, विज्ञान पूर्वक गति करता है। तो ये सब गति करते हैं। जैसे ही ये गति करते हैं और कब क्या होता है, इसमें सत रज और तम की क्या हो जाती है, व्यक्त कर देता है। सतरज तम गुण होते हैं जो व्यक्त कर, उस प्रकृति में बने पदार्थ को महत कहते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले क्या क्रिएट होता है, महत क्रिएट होता है। जब देखो सबसे पहले होता है काल क्रिएट,
काल में क्या होता है, सत और रज एक्टिव रहते हैं, तम की प्रधानता नहीं रहती। पर जब सत रज और तम तीनों व्यक्त कर देता है ईश्वर, ईश्वर करता है ये सब, तीनों व्यक्त कर देता है, उसके बाद क्या होता है, महत की क्या हो जाती है, उत्पत्ति हो जाती है। और इसी को विद्युत भी कहते हैं। जैसे ही महत की उत्पत्ति हुई तो विद्युत उद्भत हो जाता है। अर्थात जितनी भी विद्युत है वह सभी ईश्वर के बल की है। मतलब जितना भी विद्युत हम देख रहे हैं वो क्या है, सब ईश्वर का बल है। ये हमें पता लग गया। सत्गुण के कारण प्रकाश एवं आकर्षण बल की उत्पत्ति होती है। देखो, अब सत्य जो गुण है वो क्या उत्पन्न करता है, एक तो प्रकाश यानी ब्राइटनेस उत्पन्न करता है, और आकर्षण यानी अट्रैक्शन उत्पन्न करता है। हम देखते हैं विद्युत में क्या है, आकर्षण भाव है, तो वो कहां से आता है, सत्गुण से आता है कि बल की उत्पत्ति करता है। वही रजगुण क्या करता है, रजगुण क्रियाशीलता, क्रियाशीलता यानी चलते रहना, काम करते रहना, और प्रतिकर्षण यानी रिपल्शन, रिपल्शन भी होता है। बल की उत्पत्ति होती है, मतलब क्या होता है, बल की उत्पत्ति होती है, रिपल्शन की उत्पत्ति होती है, और क्रियाशीलता की उत्पत्ति होती है। किसमें, रजगुण में। तब गुण के कारण जड़ता, द्रव्यमान आदि की उत्पत्ति होती है। किसकी, द्रव्यमान यानी मास की, जड़ता यानी कठोरता। हमें कोयले, डीजल, पेट्रोल और पैनल के द्वारा विद्युत का उत्पादन नहीं करना चाहिए। जो हम चीजें कर रहे हैं कोयले के द्वारा, है ना, और भी चीजों के द्वारा जो हम बिजली का उपयोग कर रहे हैं वो हमें नहीं करना चाहिए। कोयला और क्रूड ऑयल तो भूमि के तापमान नियंत्रण के लिए है। मतलब क्या है, जितना भी सृष्टि, भगवान ने जो सृष्टि रची है वो किसी कारणवश रची है। उन्होंने हर एक जो पशु पक्षी बनाए हैं, ये सृष्टि बनाई है, वो किसी कारणवश बनाई है। तो ये जो है क्रूड ऑयल और कोयला क्या करते हैं, भूमि का तापमान नियंत्रण करते हैं। क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण हीट क्यों बढ़ रही है आज, क्योंकि हम जमीन में से जो ये अर्थ को ठंडा करते हैं, जो ये अर्थ को ठंडा कर रहे हैं, या फिर ये जो प्रकृति को, सृष्टि को ठंडा कर रहे हैं, ठीक है, वो कौन कर रहा है, क्रूड ऑयल कोयला कर रहे हैं। पर हम क्या कर रहे हैं, उसे जमीन से निकाल रहे हैं, जिस वजह से क्या हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। सौर पैनल के 25 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर जब हम इसको डिस्पोजिंग करते हैं तब इससे कैंसर आदि रोग होंगे। मतलब क्या होंगे, इनसे क्या होंगे, कैंसर आदि रोग होंगे। जैसे आज प्लास्टिक का कचरा हमारे लिए अभिशाप बन चुका है, उसे भी ज्यादा खतरनाक सौर पैनल का होगा। मतलब सोलार पैनल का क्या होगा, उससे भी ज्यादा होगा। जितना खतरनाक क्या है, ये अभिशाप कौन बन चुका है, ज्यादा अभिशाप, प्लास्टिक जितना बन चुका है। तो क्या होगा, सोलार पैनल जो है वो भी क्या करेगा, 10-25 साल बाद कैंसर और ये सारी चीजें क्या करेगा, ये सारे बीमारियां उत्पन्न करेगा हमारे शरीर में। और जैसे आज प्लास्टिक कितना हार्मफुल है हमारे लिए, हम प्लास्टिक का उपयोग तो करते हैं, पर आजकल हम मॉडर्न फिजिक्स वाले क्या कर रहे हैं, आप मत करो उपयोग। तो उन्होंने बनाया ही क्यों, क्यों, क्योंकि इससे हमारी जो बॉडी है, हमारी जो सृष्टि है, ये क्या हो रही है, डैमेज हो रही है, खराब हो रही है। हमें मनुष्य एवं पशु पक्षियों पेशियों ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। हम ऐसी ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं जिसका हम उत्पादन सकें। जैसे हाइड्रोन पावर प्रोजेक्ट से हमारे आचरण से वायुमंडल प्रदूषित नहीं हो रहा होना चाहिए। मतलब जो भी चीज है, अगर उससे वायुमंडल प्रदूषित ना हो तो वो हम उपयोग कर सकते हैं, पर अगर जिससे वायुमंडल प्रदूषित हो वो चीजें हम उत्पन्न, मतलब यूज नहीं कर सकते। तो वैदिक फिजिक्स हमें बताता है कि, या वैदिक विज्ञान हमें क्या समझा रहा है, कि किस तरह विद्युत उत्पन्न हुआ, और जो चीजें मॉडर्न फिजिक्स कर रहा है उससे क्या क्या विनाश हो रहे हैं सृष्टि में, है ना, उससे क्या क्या हानि आ रही है मनुष्य पे, और मनुष्य के शरीर से जो हमें कैंसर और आजकल नई नई बीमारी आ रही है वो किस वजह से आ रही है। तो ये हमें सब सीखने को मिला कि वैदिक फिजिक्स हमें क्या सिखाता है। जहां मॉडर्न फिजिक्स हमें भटका रहा है हमारी राह से, वहीं वैदिक फिजिक्स हमें उस राह पे लाना चाह रहा है, जो कि एक क्या है, सत्य की राह, है ना, ईश्वर की राह। ठीक है, तो आइए अब हम देखते हैं ये चैप्टर हमें क्या कहता है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, और जिसमें हम मैग्नेटिज्म के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिज्म यानी चुंबकीय जो क्वांटि चुंबकीय जो गुण होता है किसमें, इलेक्ट्रिसिटी में, वो पढ़ेंगे। और जो हीट इफेक्ट होता है, मतलब ताप का जो प्रभाव होता है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत के द्वारा, वो भी हम इस चैप्टर में सीखेंगे। तो आइए ये चैप्टर स्टार्ट करते हो, देखते हैं कि हमें ये क्या क्या समझा रहा है।
विद्युत चुंबकीय एवं तापीय प्रभाव, मतलब विद्युत में जो चुंबकीय प्रभाव है और जो टेम्परेचर का इफेक्ट है यानी तापीय प्रभाव, वो हम देखेंगे यानी हीटिंग इफेक्ट। विद्युत सेल से विद्युत परिपथ बनाते समय यदि हमारे पास विद्युत लैंप नहीं है तो क्या हमारे पास कोई अन्य विधि है जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि उस परिपथ में धारा प्रवाह हो है या नहीं। मतलब अगर हमारे पास कोई लैंप नहीं है तो हम बता सकते हैं क्या कि उस जो वायर है उसमें क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है या नहीं। क्या अस्थायी चुंबक बनाना असंभव है, इसे कैसे बनाया जा सकता है। मतलब क्या हम टेम्पररी मैग्नेट बना सकते हैं, टेम्पररी मैग्नेट बना सकते हैं क्या, वो हमने उस चीज में देखा था, कहाँ देखा था, मैग्नेट वाले चैप्टर में, 6 क्लास में, कि हम मैग्नेट कैसे बना सकते हैं। साइंस में हम जीवाश्म ईंधन व लकड़ी को जलाकर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं, परंतु विभिन्न प्रकार के विद्युत उपकरण से ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी वाली जो चीजें हो उससे हीट कैसे उत्पन्न हुई, वो हम इस चैप्टर में सीखेंगे। हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं कि कोई सेल अथवा बैटरी अब कार्य के योग नहीं रह गई, हमें कैसे पता लगता है कि ये सेल अब काम नहीं कर रहा है। सभी प्रकार के सेलों अथवा बैटरियों को पुनः आवेशित करके कार्य के योग बनाया जा सकता है ना। तो ये क्या चीजें, ये सारे क्या है हमारे क्वेश्चंस है जिनको हम सीखेंगे या समझेंगे। विद्यालय में विज्ञान प्रदर्शन लगी थी, मतलब साइंस एग्जीबिशन, जिस कारण चारों ओर चहल पहल थी। मोहिनी और आकर्ष ने अपने मित्रों के साथ एक प्रदर्शन से दूसरे प्रदर्शन पर जाकर उत्सुकता पूर्वक विभिन्न प्रदर्शनों के विषय में खोजबीन की, प्रश्न पूछे एवं मुख्य बिंदु अभिलेखित किए, मतलब कुछ अच्छी देखी उन्होंने और उनको पॉइंट आउट किया कुछ चीजों को। एक सामान्य प्रदर्शन ने उन्हें बहुत आकर्षित किया। यह उनके विद्यालय के वरिष्ठ विद्यार्थी सुमना द्वारा प्रदर्शित उत्थापक विद्युत चुंबकीय का कार्यकारी प्रदर्शन था। क्या नाम था, उत्थापक विद्युत चुंबक, मतलब लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट, लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो अब इलेक्ट्रोमैग्नेट यहाँ पे क्या है, ये पहली बार आपने नाम सुना है, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक। तो अभी हम इस चीज से सीखेंगे हमें क्या सीखने को मिला। इसमें किसी क्रेन की तरह कोई हुक नहीं लगा था, अभी तो एक कील के ऊपर तार लपेटकर उसे बैटरी से संयोजित किया गया था। जब सुमना ने परिपथ बंद किया तो कील ने लोहे से बनी कागज क्लिपों पेपर क्लिपों को चुंबक की भांति ऊपर उठा लिया। जैसे ही सुमन ने परिपथ खोला तो कागज की क्लिपों कीलों ने पृथक हो गई। मोहिनी एवं आकर्षक आश्चर्यचकित हो गए। उन्हें कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक जिज्ञासा के अध्याय चुंबकों में जाना कि मैं सीखा हुआ था तथ्य स्मरण हो आया कि चुंबकीय पदार्थों चुंबकों द्वारा आकर्षित होते हैं। मतलब जो चुंबकीय पदार्थ है वो किसके द्वारा आकर्षित होते हैं, चुंबकीय पदार्थ के द्वारा। मतलब जो चुंबकीय पदार्थ है वो चुंबक के द्वारा क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं, जैसे कि कील हो गया, लोहे का कोई सामान हो गया, है ना। और लोहे एक चुंबकीय पदार्थ है, परंतु सुमना ने प्रदर्शन में कोई चुंबक नहीं था, मतलब सुमना ने क्या यूज नहीं किया था, कोई चुंबक यूज नहीं किया था। अभी तो एक विद्युत परिपथ था, मतलब एक सर्किट था, ठीक है, विद्युत परिपथ मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट था एक। वे बहुत रोमांचित थे, इस प्रदर्शन को स्वयं बनाने का प्रयास करना चाहते थे। अब क्या हुआ, वो इससे क्या हो गए, बहुत प्रसन्न हो गए, बहुत आश्चर्यचकित हो गए। तो उन्होंने क्या सोचा कि हमें भी एक ऐसा एक्सपेरिमेंट बनाना चाहिए या फिर करना चाहिए। तो उन्होंने क्या करा अब हम देखते हैं। अब देखते हैं कि क्या विद्युत धारा पर कोई चुंबकीय प्रभाव होता है क्या, मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट है उस पे क्या कोई चुंबकीय प्रभाव है, मतलब कोई मैग्नेटिक इफेक्ट है क्या। अब हमें ये चेक करना है। मतलब अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है तो क्या उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो हमें देखना है। तो हम देखेंगे कैसे, मान लो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैंने क्या करा, दो कार्डबोर्ड लिए, है ना, और एक स्विच बनाया। हम पिछले क्लासेस में स्विच बनाना सीख चुके हैं। तो ये वायर से सेल कनेक्ट किया और सेल से स्विच कनेक्ट किया। स्विच अभी ऑफ है, अगर दूर है तो क्या है, ऑफ कंडीशन में है। ये कनेक्ट हो गया, ठीक है। मैंने इधर सेंटर में क्या रखा, एक कंपास रखा जो कुछ कनेक्टेड नहीं है, बस रखा हुआ है। अब क्या होगा, जैसे ही मैं स्विच ऑन करूंगा यानी इसको इससे कनेक्ट करूंगा, फिर क्या करना है, मैं स्विच ऑन करूंगा यानी इसको इससे कनेक्ट करूंगा, तो स्विच क्या हो गया, ऑन हो गया। जैसे ही स्विच ऑन होगा तो इस सेल में क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा, है ना, ये करंट फ्लो होगा इसमें।
जैसे इस पर करंट फ्लो होगा तो इसमें क्या दिखेगा, हमें डिफ्लेक्शन दिखेगा, यानी जैसे ही करंट फ्लो होने लगेगा, इधर स्विच ऑन करेंगे तो जो इधर जो कंपास की सुई थी वो कैसे हो जाएगी, कहीं और डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगी। इसको क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन। मतलब अगर वो हिलती है कहीं डिफ्लेक्ट होती है तो उसको क्या कहते हैं, डिफ्लेक्शन। अब हमें पता है कि कंपास में अगर डिफ्लेक्शन हो रहा है, यानी कंपास की सुई अगर मूव हो रही है तो वो किस चीज से होगी, मैग्नेटिक फील्ड के कारण होगी। मैग्नेटिक फील्ड के कारण। मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, एक मैग्नेट होता है, मान लो कोई मैग्नेट है, जो जहां तक इसका प्रभाव होता है ना, वो मैग्नेटिक एरिया होता है, जहां तक इसका प्रभाव होता है यहीं तक होगा। मान लो यहाँ पे मैंने कोई सुई रखी, कील की, कील रखी या आयरन की, तो वो इससे नहीं चिपकेगी, पर जैसे मैं इस एरिया में लाऊंगा तो क्या होगा, चिपकने लगेगी, मतलब इससे चिपक जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जहां तक है उस मैग्नेट की। तो जैसे ही ये करंट फ्लो होगा तो ये क्या होगा, मूव होने लगेगी, मतलब इधर क्या पता लगेगा, यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। और ये हमने तो कोई मैग्नेट लाया नहीं, हमने क्या लाया, करंट फ्लो कराया। तो हमें इससे क्या पता लगता है कि इलेक्ट्रिक करंट में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है। मतलब जो विद्युत धारा है उसमें चुंबकीय प्रभाव होता है। इससे हमें ये चीज देखने को मिल गई, मतलब इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये चीज समझ में आ गया। आपने देखा होगा कि जैसे ही परिपथ में धारा प्रवाहित होगी, दिक्सूचक अपनी प्रारंभिक दिशा से विक्षेपित हो जाती है, और जब धारा प्रवाह रुक जाती है तो दिक्सूचक अपनी प्रारंभिक दिशा पे वापस लौट आता है। तो इससे समझ में आता है कि इलेक्ट्रिक करंट ही क्या करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकालता है, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है। कक्षा 6 पाठ्यपुस्तक जिज्ञासा के अभ्यास चुंबकों को जाने में हम ये पहले ही सीख चुके हैं कि दिक्स सूचक एक छोटा चुंबक होती है, जिसके समीप किसी चुंबक के लाने से इसमें विक्षेपित होता है। मतलब कंपास के पास अगर हम कोई चुंबक लाएंगे तो क्या होगा, डिफ्लेक्शन होगा। यह चुंबकीय प्रभाव चुंबक एवं दिक्स सूचक के मध्य किसी अचुंबकीय पदार्थ को रखने पर भी देखा जा सकता है। परंतु तार में विद्युत धारा प्रवाह होती है, पर दिक्स सूचक सुई विक्षेपित क्यों होती है, मतलब ऐसा क्यों होता है। यह विक्षेपण इंगित करता है कि धारा प्रवाह तार दिक्सूचक सुई पर चुंबकीय प्रभाव होता है। मतलब जो भी जिस जिस भी वायर में करंट फ्लो हो रही वहां पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो चुंबकीय प्रभाव समाप्त हो जाता है जैसे हम धारा को रोकते हैं तो, और दिक्सूचक की सुई प्रारंभिक दिशा में लौट आती है। चुंबक अथवा धारा प्रवाहित तार के चारों ओर कवच क्षेत्र जिसमें चुंबकीय प्रभाव हो, जैसे दिक्सूचक सुई के विक्षेपण का अनुभव किया जाता है, वह चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक एरिया है ना, उसके आसपास क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। मतलब फील्ड यानी एक एरिया क्रिएट होता है जहाँ पे चुंबकीय प्रभाव रहता है। हमने पूर्व कक्षाओं में चुंबक एवं विद्युत धारा के विषय में सीखा है। मेरा विचार था कि दोनों में से कोई संबंध नहीं है, परंतु अब हमें ज्ञात हुआ कि विद्युत और चुंबकीय प्रभाव एक दूसरे से संबंधित है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह होती है तो यह इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करती है, पर परिघटना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाती है। जैसे कि हम तार में धारा का प्रभाव रोकते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट से क्या हो रहा है, मैग्नेटिक इफेक्ट दिख रहा है, मतलब चुंबकीय प्रभाव दिखाई दे रहा है। तो इसको हम मैग्नेटिक इफेक्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब एक वैज्ञानिक का परिचय। आपने कभी वही खोज की है जो 1820 में सामान्य समतल वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने भी किया था, कि विद्युत एवं परस्पर संबंध परिघटना है। वह डेनमार्क के एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। यह कहा जाता है कि एक बार किसी प्रयोग का प्रदर्शन करते समय उन्होंने देखा कि जब वह विद्युत परिपथ के स्विच को ऑन करते हैं अथवा ऑफ किया जाता है तो समीप में रखा हुआ दिक्स सूचक विक्षेपित होती है। उन्होंने इसकी जांच की और जब वह आश्वस्त हो गए कि विद्युत धारा वास्तव में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, तब उन्होंने अपने परीक्षण परिणामों को प्रकाशित किया। इसी आधार पर अन्य वैज्ञानिकों ने अपने प्रयोग में यह जांच करने हेतु दोहराया कि क्या उन्हें भी वही परिणाम प्राप्त होते हैं, तथा विद्युत और चुंबकीय के मध्य संबंधों को जांच कार्य में आगे बढ़ाया। मतलब इनका क्या आगे ये और रिसर्च फैली। तो इससे क्या पता लगा, इससे हमें ये समझ में आया कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव देती
प्रकट करती है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के अनेक व्यवहारिक अनुप्रयोग होते हैं। इसका उपयोग विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रिक मैग्नेट, विद्युत घंटी, विद्युत मोटर, इन सब में किया जाता है। अब विद्युत चुंबक, अब हम देखते हैं कि क्या विद्युत से चुंबक बनाया जा सकता है या नहीं जा सकता। जैसे कि मान लो यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिखाया गया है कि आपने क्या किया, एक कील ली, उसके ऊपर क्या कर दिया, एक वायर लपेट दिया पूरी तरह और उसको एक सेल से जोड़ दिया। जैसे ही आप इधर पास में क्या लाओगे, ये आयरन पिन लाओगे, तो क्या हो जाएगी, ये इससे क्या हो जाएगी, चिपक जाएगी। और जैसे ही आप करंट फ्लो करना बंद कर दोगे, तो ये आयरन जो ये होंगी, ये क्या हो जाएंगी, नीचे गिर जाएंगी। तो इससे क्या पता लगता है कि ये क्या एक्ट करता है, जैसे चुंबक की तरह व्यवहार करता है। तो क्या कुंडल से धारा प्रवाह होती है तो क्लिप कुंडल में चिपक जाती है, परंतु जब धारा रोक दी जाती है तो क्लिपें कुंडल से पृथक हो जाती है। आइए अब हम क्रियाकलाप को इससे और चीजों से जाने। तो मान लो ये कागज का रैप है, उस पर क्या किया आपने, ऐसे वायर लगा दी जिसके दो हुक आपने खोल दी। विद्युत रोधी तार की कुंडली, अब क्या करा, इसके बाद आपने क्या लगाया उस पे, उसके पास क्या रखा, पहले ये रखा, तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होगा। मतलब क्या डिफ्लेक्ट नहीं होगा, ये जो कंपास है वो डिफ्लेक्ट नहीं होगा, मतलब विक्षेपित नहीं होगा। जैसे ही आप सेल लगाओगे तो क्या हो जाएगा, ये डिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पे एक कील रखोगे इसके अंदर, मान लो ये यहाँ पे होलो है, होलो मतलब क्या होता है, अंदर से खाली है। तो जैसे ही आप इसमें कील लगाओगे तो क्या होगा, ये और ज्यादा डिफ्लेक्शन शो होने लगेगा, मतलब ये ज्यादा ही विक्षेपित होगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे हमें पता लगता है कि ये जो कील है, इससे मैग्नेटिक जो प्रभाव है वो क्या हो गया, बढ़ गया। अब यह देखा गया कि जब बेलनाकार कुंडली के धारा प्रवाहित की जाती है तो यह एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है और चुंबकीय दिक्सूचक की सुई को विक्षेपित करती है। जब कुंडली में के क्रोड में लोहे की कील प्रविष्ट हो जाती है तो यह कुंडली एक अपेक्षाकृत अधिक प्रबल चुंबक बन जाती है, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग चुंबक बन जाती है। साथ ही चुंबकीय दिक्सूचक की सुई का विक्षेपण पहले की तुलना में अधिक हो जाता है, मतलब क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और अब ये लोहे की क्लिपों की अधिक संख्या को आकर्षित करती है। जब विद्युत धारा का प्रवाह रोका जाता है तो बेलनाकार कुंडली अपनी चुंबकीय प्रभाव खो देती है। एक धारावाही कुंडली जो एक चुंबक की भांति व्यवहार करती है उसे विद्युत चुंबक कहलाती है। मतलब ऐसी कुंडली जो, ऐसा कोई आयरन जो इसकी तरह व्यवहार करता है चुंबक की, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक चुंबक कहा जाता है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। व्यवहार अनुप्रयोग हेतु अधिकांश विद्युत चुंबक को अधिक प्रबल बनाने हेतु लोहे क्रीट प्रवेश कराया जाता है। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हैं, है ना, बहुत सारी जगह पे क्या होते हैं, आज ये इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होते हैं। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट मेनली आयरन की जो चीज है उससे उनका जो अधिक प्रबल, मतलब अधिकांश जो विद्युत चुंबक को अधिक प्रबल बनाने के लिए लोहे की क्रोड प्रविष्ट की जाती है, मतलब लोहे की जो रॉड या फिर कुछ लोहे का उपयोग किया है। क्या विद्युत चुंबक में छड़ चुंबक की भांति दो ध्रुव होते हैं, मतलब जैसे कि किसी भी एक चुंबक में क्या होते थे, दो ध्रुव होते थे, एक नॉर्थ पोल है, साउथ पोल। तो हम अब देखते हैं कि ऐसा है क्या। जैसे कि मान लो ये चुंबक कनेक्ट किया, एक इधर और एक इधर, इसका पार्ट इधर, ये पार्ट सेम सेम तरीके से अपन ने दो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाए। अब होता क्या है, हम ये पहले सीख चुके हैं कि जब दो चुंबक एक दूसरे के समीप लाए जाते हैं तो उनके विपरीत ध्रुव, उत्तर और दक्षिण, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यदि चुंबक दिक्सूचक उत्तरी ध्रुव विद्युत चुंबक के सिर अ को आकर्षित होता है तो विद्युत चुंबक का यह सिरा उसका दक्षिण ध्रुव है। मतलब अगर यहाँ पे ये वाला सिरा इसको अट्रैक्ट कर रहा है तो ये नॉर्थ पोल समझ सकते हैं और ये साउथ पोल समझ सकते हैं। पर अगर ये एक दूसरे को डिफ्लेक्ट कर रहा है तो दोनों क्या है, सेम पोल है। इसी प्रक्रिया को दूसरे साइड के एंड से भी दर्शा सकते हैं। अब वैज्ञानिक की भांति सोचें, उसी कुंडली को 2 से 4 सेलों के संयोजन के साथ तथा 2 सेलों के साथ करें, मतलब अभी तक एक सेल लगाया था, अब उसके साथ 2 सेल और कनेक्ट कर दो, तो देखना है कि कितना प्रभाव बढ़ता है। एकल सेल कम मात्रा में धारा प्रदान प्रदान करता है, मतलब क्या करता है, सिंगल जो सेल होता है वो कम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, इसलिए चुंबकीय क्षेत्र दुर्बल होता है, मतलब कमजोर होता है।
परिमाण स्वरूप दिक्सूचक का सुई विक्षेपित कम होता है, कम होती है उससे विक्षेपण, मतलब वो डिफ्लेक्ट कम होती है। कुंडल कुंडली मात्र कुछ ही क्लिपों को आकर्षित कर पाती है। कोई बैटरी जिसमें एक से अधिक सेल हो एकल सेल की तुलना में अधिक धारा प्रदान करती है, मतलब अगर 2 या 3 सेल लगे हो तो क्या होगा, ज्यादा करंट फ्लो होगा, ज्यादा करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक इफेक्ट भी क्या होगा, ज्यादा दिखाई देगा। तो इससे क्या समझ सकते हैं हम कि जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उतनी ज्यादा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी या मैग्नेटिक फील्ड वो शो करेगा, या फिर उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट वो होगा। क्या आपको कक्षा 6 जिज्ञासा में चुंबकों को जाने में सीखा हुआ यह तथ्य स्मरण है कि स्वतंत्र रूप में लटका हुआ चुंबक उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है? हमें पता था, हमने पता किया था 6 क्लास में कि अगर मैं किसी चुंबक को ऐसे ही लटका दूं तो वो खुद अपने आप कुछ देर बाद क्या आ जाएगा, एक नॉर्थ पोल में आ जाएगा और साउथ पोल में आ जाएगा। मतलब अगर उसका नॉर्थ पोल इधर है तो मतलब हमें इससे पता लग सकता है कि उसकी जो डायरेक्शंस को हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ में क्या होती, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, जो आयरन होते हैं, कोर में जो आयरन होते हैं वो क्या करते हैं, ऐसे फ्लक्चुएट होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है अर्थ के अराउंड। तो इसी से क्या होता है, ये खुद अपने आप को नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में कर लेता है, यानी उत्तर दक्षिण डायरेक्शन में एक खुद लटका हुआ जो चुंबक होता है वो खुद को वहीं पे अलाइन कर लेता है, ला लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी पृथ्वी स्वयं भी एक बृहद चुंबक की भांति व्यवहार करती है। परंतु पृथ्वी एक चुंबक की भांति व्यवहार क्यों करती है? पृथ्वी के भीतर गहराई में उपस्थित क्रोड के तलर लोहे की गति विद्युत धाराओं का निर्माण करती है। मतलब लोहे की गति क्या करती है, विद्युत धाराओं यानी इलेक्ट्रिक, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का उत्पादन करती है, और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, उनके प्रवासी पक्षी, मछलियां, पशु और महासागर पर यात्रा करने के लिए चुंबक क्षेत्र का उपयोग करते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र अंतरिक्ष में आने वाले हानिकारक कणों को रोकने हेतु भी एक परिरक्षक की भांति कार्य करता है और पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में सहायता करता है। क्या करता है? पृथ्वी में जीवन बनाने के लिए सहायता करता है। उत्थापक विद्युत चुंबक, मतलब लिफ्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। अब क्या होता है, जैसे कि अब अभी जब पहला अपन ने पेज पढ़ा था तो हम एक एक्सपेरिमेंट देख चुके थे, जब दो बच्चों ने क्या एक्सपेरिमेंट करा था, उन्होंने एक लोहे की, मतलब एक आयरन की रॉड समझ लो या आयरन की एक प्लेट से क्या करा था, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाया था जिससे उन्होंने विद्युत प्रवाह करा था। और जैसे ही वो ऑन करते थे स्विच तो सब जितने भी आयरन थे उस पर चिपकता था, और जैसे ही हटाते थे तो जितना आयरन है वो नीचे गिर जाता था। हमने बहुत सारी फिल्मों और देखा है कि जहां अगर कबाड़े या कहीं से आयरन निकालना हो तो वो किसका यूज करते, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज करते। तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। उत्थापक विद्युत चुंबक प्रबल विद्युत चुंबक होते हैं, मतलब स्ट्रॉन्ग, प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं जिन्हें क्रेन से लटकाया जा सकता है। क्रेन प्रचालक विद्युत चुंबक में धारा को ऑन और ऑफ करके इसके चुंबक तत्व को नियंत्रित कर सकता है। जब धारा ऑन की जाती है तो विद्युत विद्युत चुंबक लोहे या स्टील वस्तुओं को उठाता है, और जब विद्युत चुंबक में धारा ऑफ की जाती है तो चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है और वस्तुएं मुक्त हो जाती हैं। उत्थापक अ, उत्थापक विद्युत चुंबक का कारखाने एवं कचरा स्थलों के धातु को भारी वस्तुओं को कुशलता से स्थानांतरित करने, उठाने और छांटने हेतु व्यापक रूप से प्रयोग करता था। जो मैं बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रोमैग्नेट्स का यूज क्या होता था, जो कचरा होता है, कूड़ा होता है, उसमें से आयरन निकालने के लिए, है ना। अब आगे हम सीख चुके हैं कि जब विद्युत धारा किसी चालक से प्रभावित होती है तो उसकी चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। मतलब जैसे ही मान लो किसी भी वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो उसके अंदर क्या हो जाएगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी। उच्च कक्षाओं में आप विद्युत एवं चुंबक के मध्य अत्यंत अद्भुत संबंध के विषय में सीखोगे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा जैसे विद्युत धारा से चुंबक चुंबक तत्व उत्पन्न कर सकती है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकती है, वैसे ही अगर हम मैग्नेट को मूव करेंगे तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। ये क्या पढ़ोगे आप आगे की क्लासेस में पढ़ोगे। उसी प्रकार गतिमान चुंबक विद्युत धारा की उत्पत्ति कर सकता है। विद्युत एवं चुंबकीय के मध्य गहन संबंध हमारे दैनिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये विद्युत मोटर से लेकर विद्युत जनित्र तक अनेक युक्तियों में निर्माण का आधार है।
ठीक है, आजकल जितने भी चीज़ है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट का बहुत यूज़ किया जाता है, और मैग्नेटिक फील्ड से भी क्या करा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करा जाता है। क्या आप धारावाही तार गर्म होती, अब हमें देखना है क्या एक धारावाही तार मतलब जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो रहता है वो कभी हीट होती है क्या, मतलब उसमें हीट फ्लो होती है क्या? कभी आपने एक्सपीरियंस किया होगा जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं इलेक्ट्रिक, तो ये जो वायर होती है वो क्या हो जाती है, थोड़ी सी गर्म हो जाती है, यानी हीट हो जाती है ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसीलिए होता है कि जब भी हम कोई सर्किट बनाते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट, तो कुछ ना कुछ उस इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने में क्या होता है, कुछ विरोध होता है। जैसे कि हम चलते हैं हमने मोशन में क्या सीखा था, हम चलते हैं तो क्या होता है, एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है जो अर्थ अपने अपोजिट लगाता है, तो एक अपोजिट फोर्स करंट को फ्लो होने में रोकती है। तो अगर करंट को फ्लो होना है तो उससे ज़्यादा एनर्जी लगानी होगी। तो जब कोई करंट फ्लो होता है और इनको हटाता है, मतलब इनके विरुद्ध एक चाल करता है, तो उस टाइम क्या होता है, एक एनर्जी कन्वर्ट होती है किस फॉर्म में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मतलब जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। हमेशा याद रखना, एक बहुत फेमस लॉ है, आप आगे जाके भी पढ़ोगे अपनी हायर क्लास में, energy cannot be created or cannot be destroyed, it can be converted into one form to another form। मतलब एनर्जी ना क्रिएट की जा सकती है ना डिस्ट्रॉय की जा सकती है, सिर्फ ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। जैसे कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी हीट एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आप कोई काम कर रहे हो तो मैकेनिकल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और कोई एनर्जी में चेंज हो जाएगी। जैसे कि वाटर से अपन क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी, तो जो हाइड्रो या इलेक्ट्रिक वाटर एनर्जी वो इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो इस तरह क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं किसी भी एनर्जी के फॉर्म में। जैसे कि ये क्रियाकलाप करा, इसमें क्या करा है हम देखते हैं कि इन्होंने क्या करा है, एक नाइक्रोम का तार जो है इन्होंने क्या ले, लगभग 10 सेंटीमीटर लंबा गत्ता, 10 सेंटीमीटर चौड़ा टुकड़ा, दो कील और 0.3 mm मोटाई और 10 mm लंबाई का एक नाइक्रोम का तार, एक विद्युत सेल और एक स्विच। अब इन्होंने क्या किया, इसको एक कनेक्ट किया है। अभी क्या स्विच ऑफ है, एक सर्किट बनाया जिसमें एक कील लगाई और एक यहाँ कील लगाई और एक नाइक्रोम का तार का लगाया, यहाँ लगाया। अब जैसे ही आप ये स्विच ऑन करोगे तो ये क्या होने लगेगा, ये जो नाइक्रोम का तार है ये क्या होने लगेगा, हीट होने लगेगा। अब ऐसा क्यों होता है, आपने देखा होगा जब नाइक्रोम के तार के धारा प्रवाह की जाती है तो ये गर्म हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है जब किसी चालक के विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो इस धारा प्रवाह में कुछ विरोध अथवा प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है। क्या विरोध और प्रतिरोध का सामना करना पड़ता है? भिन्न भिन्न चालक धारा प्रवाह में भिन्न भिन्न स्तरों पर प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। कुछ ना कुछ प्रतिरोध के अपोज में काम करना पड़ता है। वो करना पड़ता है तो उसको क्या लगानी पड़ती है, ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। वो एनर्जी किस फॉर्म में निकलती है, हीट फॉर्म में बाहर निकलती है। उदाहरण, समान माप एवं लंबाई के तांबे के तार की तुलना में नाइक्रोम का तार अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करता है। इस प्रतिरोध कारण विद्युत ऊर्जा का कुछ भाग तापीय ऊर्जा में परिवर्तित होता है। मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाह होने पर उसे गर्म हो जाता है तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। मतलब जैसे ही कोई हीट होती है तो क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हीट प्रोड्यूस हो रही है। सदैव एक शिक्षक के निर्देश में करना ही है ना, दो सेलों के स्थान किए गए प्रयोग में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा अधिक होती है। मतलब अगर दो सेल जुड़े होंगे या फिर एक बैटरी जुड़ी होगी बड़ी, तो क्या हो गया, ऊष्मा की मात्रा अधिक होगी। इसका कारण यह है कि उत्पन्न ऊष्मा विद्युत धारा के परिमाण पर निर्भर करती है। मतलब जो विद्युत ऊष्मा जो है वो विद्युत धारा के परिमाण, मतलब जितनी ज्यादा विद्युत धारा होगी, इलेक्ट्रिक करंट होगा, उतनी ज्यादा क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। किसी तार में उत्पन्न ऊष्मा तार के पदार्थ, मोटाई, लंबाई, धारा प्रवाह के समय समय अवधि पर भी निर्भर करती है। कक्षा 7वीं में हमने सीखा कि एक ताप दीप्त लैंप प्रकाश उत्पन्न करता है क्योंकि इसका तंतु विद्युत धारा द्वारा गर्म हो जाता है। हमने देखा कि जो लैंप होता है उसका ये जो वायर होता है वो क्या हो जाता है, ताप द्वारा गर्म हो जाता है, जिस वजह से वो क्या होता है, हीट होता है। अनेक घरेलू उपकरण जैसे विद्युत कक्ष तापक, विद्युत हीटर, इस्त्री और भी चीजें क्या है, इसी चीज पे काम करती है। कुछ उपकरणों में जहां अवश्य दृश्य है वहां इसके लाल तप्त धार चमकता हुआ दिखाई देता है। कहीं कहीं क्या होता है,
हमें लाल दिखाई देती है, वो जो हीट जब होता है वो हम देखेंगे। अच्छा, अब मुझे समझ आया कि टॉर्च के तापदीप्त लैंप को विद्युत सेल द्वारा दीप्त करने वाली क्रियाकलाप में वह लैंप कभी कभी गर्म क्यों हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे ये दिखता है हमें, कभी कभी हीट हो जाता है तो किस फॉर्म में, जो नॉर्मल जो वायर होता है वो रेड दिखने लगता है ना। तो इस तरह हमें और भी चीजें, इलेक्ट्रिक जो चीजें हैं जो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होती है वो हमें दिखाई देती हैं। घरेलू स्विच बोर्ड में अनावश्यक तापन प्रभाव से बचने के लिए ऐसे उपयुक्त तारों, प्लगों और सॉकेट का उपयोग करना चाहिए जो निर्दिष्ट विद्युत धारा को वहन करने के लिए नियत किए गए हैं। मतलब जो ऐसे करना चाहिए जिसमें हीटिंग इफेक्ट ज़्यादा, मतलब जो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर सके या ज़्यादा हीट से पिघले ना, ऐसे उपकरण यूज किए जाने चाहिए। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव अनेक दैनिक उपकरणों में उपयोगी होता है, परंतु कभी कभी इसके कारण समस्या भी हो सकती है। जैसे तारों में विद्युत संरक्षण के कारण ऊर्जा का क्षय होना, मतलब ज्यादा होगी तो ज्यादा हीट एनर्जी में चेंज होगा, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी ज्यादा हीट एनर्जी में चेंज होगी जो वेस्ट ऑफ एनर्जी है। उपकरणों में अति तापमान, प्लग और सॉकेट के हानि पहुंचना, जिससे प्लास्टिक के घटक पिघल सकते हैं अथवा आग भी लग सकती है। घरेलू परिपथ में ऐसी घटनाओं को कम करने के लिए परिपथ सुरक्षा युक्तियां लगाई जाती हैं। तो हमने अब ये भी देखा कि जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हीटिंग इफेक्ट भी शो करता है। घरेलू उपयोग में अतिरिक्त विद्युत धारा के तापीय प्रभाव अनेक औद्योगिक अनुप्रभाव हैं। एक उल्लेखनीय उदाहरण इस्पात निर्माण उद्योग है, जहां एक विशेष में अभिकल्पित उच्च तापमान भट्टी में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए विद्युत धारा उपयोग की जाती है। बहुत सारे इलेक्ट्रिक हीटर भी आ गए हैं, है ना, इलेक्ट्रिक गैस आ गए, जिससे विद्युत से क्या प्रोड्यूस की जाती है, हीट प्रोड्यूस की जाती है। सेल और बैटरी जैसे विद्युत के सुवाह स्रोत अत्यंत सुविधाजनक एवं बहुउपयोगी होते हैं। इसका उपयोग करके हम छोटा लैंप दीप्त कर सकते हैं, चुंबक बना सकते हैं एवं तार को गर्म कर सकते हैं। हमने ये सीख लिया कि विद्युत से हम क्या क्या कर सकते हैं। हाँ, परंतु क्या आप कभी सोचा कि इन सेलों एवं बैटरियों के भीतर वह क्या है जो विद्युत उत्पन्न करता है। अब हमें देखना है कि सेल के अंदर ऐसा होते क्या चीज़ है जो क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करती है, या फिर इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करती है। तो ऐसा क्यों होता है। बैटरी से विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है। अब विद्युत धारा कैसे उत्पन्न होती है बैटरी से, आइए हम अध्ययन विद्युत सेलों के सबसे प्राचीन प्रकार से आरंभ करते हैं, मतलब बहुत प्राचीन पदार्थ जिसको कहते हैं वोल्टिक सेल। क्या कहा जाता है, वोल्टिक सेल। वोल्टिक सेल क्या होता है, ये एक वोल्टिक सेल है जिसमें क्या होता है, एक बकेट होता है जिसमें केमिकल होता है जिसे विद्युत अपघट या फिर इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ये दो रॉड होती है जिसको इलेक्ट्रोड कहते हैं या फिर इलेक्ट्रोड। ये कांच का पात्र हो सकता है ना। ये तार है, ये विद्युत लैंप है, ये लैंप दिख रहा है हमें, और ये विद्युत तार है ना। अब और ये इलेक्ट्रोड है। तो अब हमें इसको देखते हैं कि और इसके अंदर एक पानी जैसा भरा है, पर इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइट ऐसा लिक्विड होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब देखते हैं, वोल्टिक सेल को गैल्वेनिक सेल भी के नाम से जाना जाता है। वोल्टिक सेल को किसके, गैल्वेनिक सेल के नाम से जाना जाता है। ये चित्र में दर्शाया गया, इसमें कांच अथवा प्लास्टिक के पात्र में रखे भिन्न भिन्न पदार्थों से निर्मित दो धातुओं की छड़ी होती है। दो धातुओं की छड़ी होती है। एक द्रव होता है जिसे विद्युत अपघट कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। धातु की छड़ जिन्हें इलेक्ट्रोड विद्युत तराग कहते हैं, आंशिक रूप में विद्युत अपघटक में डूबी हुई होती है, मतलब इसमें डूबी हुई रहती है, जो प्राय एक दुर्बल अम्ल अथवा लवण का विलयन होता है। मतलब किसका, वीक एसिड का, एक तो वीक एसिड एंड सॉल्ट का मिक्सचर होता है। छड़ों और विद्युत अपघटक में मध्य रसायन अभिक्रिया विद्युत उत्पन्न करती हैं। जब परिपथ जुड़ा होता है तो ब्रह्म परिपथ में विद्युत धारा धनात्मक सिरे से ऋणात्मक सिरे की ओर प्रवाहित होती है, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। समय के साथ विद्युत अपघट में उपस्थित आवश्यक रसायन अभिक्रिया के उपयोग कर लिए जाते हैं और सेल कार्य करना बंद कर देता है। कोई सेल जब विद्युत आपूर्ति करने योग्य नहीं रह जाता तो यह निष्क्रिय सेल कहलाता है। जब वो काम नहीं करता, जब उसका काम खत्म हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं, डेड सेल कहते हैं। मतलब उसका जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हो गया, पूरा यूज हो गया, फिर इलेक्ट्रोलाइट की एनर्जी क्या हो गई, पूरी यूज हो गई। इस तरह पहले क्या बनाया जाता था,
इस तरह पहले एक गैल्वेनिक सेल या इसका वोल्टिक सेल का यूज किया जाता था, क्या करने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। वोल्टिक या गैल्वेनिक सेल का नामकरण दो इतावली वैज्ञानिक एलेसैंड्रो वोल्ट और लुगाई गैल्वेनी के नाम पे किया जाता है। 17वीं शताब्दी में अंत में गैल्वेनी ने देखा कि एक मृत मेंढक की टांग दो भिन्न भिन्न धातुओं के तांबे और लोहे के स्पर्श करने पर फड़क उठी। तब तक उसे ज्ञात हो चुका था कि विद्युत मांसपेशियों की गति को उत्तेजित कर सकती है, और गैल्वेनिक ने सोचा कि इस प्रयोग को मेंढक की टांग की मांसपेशियों के फड़कने के लिए आवश्यक विद्युत मेंढक से ही उत्पन्न हुई होगी, परंतु वोल्ट का विचार भिन्न था। उसका विश्वास था कि विद्युत धातुओं से उत्पन्न हुई है, ना कि मेंढक से, विद्युत धातुओं से उत्पन्न हुई है, ना कि मेंढक से। इसका परीक्षण करने के लिए उन्होंने जब मेंढक की टांग के स्थान पर नमक के पानी में भिगोए हुए कागज का उपयोग किया, तब उन्हें विद्युत धारा प्राप्त हुई। इससे यह निष्कर्ष निकाला कि धातुओं और द्रव का संयोजन था जिससे विद्युत धारा उत्पन्न हुई, और इस प्रकार पहले बैटरी का आविष्कार हुआ। मतलब इलेक्ट्रोलाइट का और इलेक्ट्रोड का जब मिश्रण होता है तब क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। आगे जाके अब इलेक्ट्रोलाइट और इन चीजों के बारे में, इलेक्ट्रोड के बारे में और भी चीज पढ़ेंगे। क्या हम सरलता से उपलब्ध पदार्थों को स्वयं वोल्टिक सेल निर्मित कर सकते हैं? अब देखते हैं क्या हम खुद वोल्टिक सेल निर्मित कर सकते हैं क्या। 5 अथवा 6 रसीले नींबू, तांबे का तार या पट्टियां एक दो तथा लोहे की कुछ कीलें, इसके अतिरिक्त एक प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी और कुछ संयोजित तार लीजिए, है ना। अब क्या करना है, हर एक कील को क्या करना है, इसके अंदर जोड़ देना है। मैं दर्शाए अनुसार किसी नींबू के तार और लोहे की कील एक दूसरे से कुछ देर दूरी पर लगाइए। शेष सभी नींबू के लिए उपरोक्त चरणों को दोहराइए। तांबे के तारों और कीलों को चित्र में दर्शाए अनुसार जोड़िए। पहले नींबू के तांबे का तार और अंतिम नींबू के लोहे की कील के मध्य संयोजन तार का उपयोग करके एलईडी जोड़ना है। ऐसे एलईडी जोड़ना है। आप क्या अवलोकन करते हैं, क्या आप एलईडी दीप्त हो जाती है, मतलब क्या एलईडी दीप्त होगी क्या, अब हम देखेंगे। जैसे कि ये नींबू के इसमें जोड़ा गया है। यदि एलईडी दीप्त नहीं होती है तो इसके सिरों को उलट दीजिए, मतलब उसके सिरों को उलट देना है। क्या अब एलईडी दीप्त होगी? स्मरण रहे कि पहले ही हम सीख चुके हैं कि विद्युत धारा एलईडी से तभी प्रभावित हो सकती है जब एलईडी का धनात्मक सिरा, मतलब पॉजिटिव सिरा, बैटरी के धनात्मक यानी पॉजिटिव सिरे से जुड़ा हो, और नेगेटिव सिरा नेगेटिव सिरे से जुड़ा हो। एक दीप्त हुई एलईडी इंगित करती है कि आपका सेल कार्य कर रहा है। इस सेल में धातु के इलेक्ट्रोड, तांबे के तार और लोहे की कीलें हैं। क्या है, तांबे की तार और लोहे की कीलें। और नींबू का रस विद्युत अपघट है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट है, जो विद्युत चालन में सहायता करता है। आप नींबू के रस के स्थान पर लवणों के विलयनों का भी उपयोग कर सकते हैं, मतलब सॉल्ट के मिक्सचर का उपयोग कर सकते हैं। तो हमने क्या सीखा कि किस तरह हम नेचुरली हमारे घर पे क्या देख सकते हैं, एक गैल्वेनिक सेल बना सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे सूक्ष्म सेल। सूक्ष्म सेल यानी क्या होता है ड्राई सेल। वोल्टीय सेल बनाने के लिए धातु के कुछ सामान्य जोड़ हैं, जस्ता या तांबा, जस्ता या चांदी, एल्यूमिनियम या तांबा, लोहे या तांबा। तांबे जैसे कुछ धातुएं धनात्मक इलेक्ट्रोड की भांति कार्य करती है, मतलब क्या करती है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर, जबकि जस्ते जैसे कुछ अन्य धातुएं ऋणात्मक यानी नेगेटिव की तरह। ऐसा उनके रासायनिक गुणात्मों में कारण है, जिसके विषय में उच्च कारण में अधिक सीखेंगे, जिससे आप और भी चीजें सीख सकते हैं। और आगे क्लासेस में इनके ऊपर क्या करेंगे, आप एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। अब हम पढ़ेंगे ड्राई सेल। जो हम सेल यूज करते हैं विद्युत के लिए, उसके अंदर होता क्या क्या, अब देखेंगे। पहले होता है एक जस्ते का पात्र, मतलब जिंक कंटेनर। जिंक कंटेनर, विद्युत अपघट यानी इलेक्ट्रोलाइट, एक कार्बन रॉड होती है, और धातु की टोपी जो मेटल की बनी होती है, ठीक है, मतलब धातु की टोपी यानी मेटल, कोई मेटल की क्या बनी होगी, टोपी बनी होगी। अब वोल्टिक सेल का प्रवर्तन एक महत्वपूर्ण आविष्कार था, परंतु दैनिक उपयोग हेतु सुविधाजनक नहीं है। इसके स्थान पर सूक्ष्म सेल यानी ड्राई सेल आज व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले विद्युत सेलों में से एक है। इन्हें सूक्ष्म इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनके विद्युत अपघट द्रव के रूप में नहीं होते, मतलब जो ये इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है, ड्राई है, ठीक है, वो किसी पानी के रूप में नहीं है, क्योंकि इनमें विद्युत अपघट द्रव अपितु गाढ़ी नम लेई के रूप में होते हैं।
वे शुष्क सेल की संरचना दर्शाई गई है। इसमें एक जस्ते का पात्र होता है, मतलब एक जिंक का पात्र है जो ऋणात्मक सिरे की भांति कार्य करता है, और केंद्र में धातु की टोपी से ढकी हुई कार्बन की छड़ धनात्मक सिरे, मतलब ये कार्बन रॉड ये पॉजिटिव, और ये जो जिंक कंटेनर ये नेगेटिव की भांति धारी करता है। इसीलिए इधर क्या होता है, देखो ये इससे कनेक्टेड है इसलिए ये नेगेटिव होता है, और ये ऊपर वाला क्या होता है, ये पॉजिटिव सिरा होता है। कार्बन की छड़ लेई जैसे विद्युत अपघट में घिरा होता है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट के आसपास घिरी हुई है। शुष्क सेल केवल एक बार उपयोग में लाया जाने वाला सेल है, अर्थात एक बार प्रयोग करने के पश्चात इसका निरस्तारण करना होता है। अतः पुनः अविनाशी बैटरियों का उपयोग कई अनुप्रयोग के लिए तेजी से बढ़ रहा है। अब क्या हो रही है, आजकल क्या हो रही है, रिचार्जेबल बैटरीज यूज हो रही है, इसलिए कि उन्हें दोबारा रिचार्ज कर सके और यूज कर सके, क्योंकि ये क्या होता है एक बार यूज करके इसको यूज नहीं करा जा सकता। अब हम देखते हैं पुनः आवेशनीय बैटरी, मतलब रिचार्जेबल बैटरी। पुनः आवेशनीय बैटरी को अनेक बार पुनः आवेशित करके पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। यह अपव्यय को रोकता है और समय के साथ धन भी बचाता है, मतलब इससे वेस्टेज भी नहीं होता और ये इजी भी है। ठीक है, इससे क्या कर सकते हैं, पैसे बचते हैं। अब होता क्या है, जैसे कि ये कुछ एग्जांपल है ना, ये हमें दिख रहे हैं हमारे फोन की बैटरी और भी बैटरीज। तो ऐसे पुनः अविशासित बैटरी विभिन्न प्रकार की होती है जिनका उपयोग विभिन्न उक्तियों में किया जाता है, जैसे घड़ियों और फोन के उपयोग में जाने वाली छोटी बैटरियां, है ना, टैबलेट में उपयोग की जाने वाली बैटरियां, इन्वर्टर उपयोग विद्युत चालक वाहनों में उपयोग की जाने वाली बैटरियां। तथापि पुनः आवेशनीय बैटरियां की सदैव के लिए उपयोग नहीं की जा सकती। इसके साथ एक बार आवेशित करने और उपयोग करने लाने के पश्चात इन बैटरियों की धीरे धीरे क्षरण हो जाता है, मतलब ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, मतलब ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, इनका क्षरण हो जाता है, मतलब अब धीरे धीरे इनका जो इफेक्ट है वो कम होने लगता है। अच्छा, तो यही कारण है कि अथवा 2 वर्ष के पश्चात फोन की बैटरी आवेशन की आवृत्ति बढ़ जाती है, मतलब इसीलिए 2 साल बाद क्या लगता है, फोन की जो बैटरी उसको चार्जिंग ज्यादा लगती है, मतलब ज्यादा देर तक चार्ज करना पड़ता है। अब वर्तमान में पुनः आवेशनीय बैटरी में सबसे अधिक प्रयुक्त बैटरी लिथियम आयन बैटरी है। लिथियम क्या है, एक एटम है जिसकी बैटरी, अब एटम क्या होता है वो आगे पढ़ेंगे, पर अभी इतना पढ़िए, जो लगभग उन सभी युक्तियों में पाई जाती है जिनमें बैटरी लगानी पड़ती है। इन बैटरियों में लिथियम और कोबाल्ट जैसे विशेष धातुएं उपयोग की जाती हैं। इनका खनन और संसाधन विश्व में समेत क्षेत्रों में ही होता है। इसी कारण विभिन्न देश इनकी सुरक्षित आपूर्ति करने हेतु पुरानी बैटरियों को पुनर्चक्रण और नई प्रौद्योगिकी के विकसित प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। अगली बड़ी छलांग के रूप में वैज्ञानिक ठोस अवस्था बैटरी पर काम कर रहे हैं, जैसे द्रव अथवा लेय, जैसे विद्युत अपव्यय ठोस पदार्थ। ये भविष्य की बैटरियां आधुनिक सुरक्षित होगी। आजकल क्या हो रहा है, बैटरी रिचार्जेबल बैटरी या फिर ऐसी बैटरी, इलेक्ट्रिक स्कूटर्स और ये सब आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इनका इन चीज़ों में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। जब किसी चालक से विद्युत धारा प्रवाह होती है तो यह इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। अब हमने क्या क्या सीखा कि जब भी कोई करंट फ्लो होगा उसके आसपास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी। चुंबक की भांति व्यवहार करने वाली धारा प्रवाह कुंडली विद्युत चुंबक की कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेट कहा जाता है। चालकों में विद्युत धारा प्रवाह होने के कारण ऊष्मा यानी हीट प्रोड्यूस होती है, मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज होती है। और जितना ज्यादा आप बैटरी का या फिर सेल बढ़ाओगे उतनी ज्यादा क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी, मतलब वो एनर्जी वेस्ट हो जाती है किस फॉर्म में, हीट के फॉर्म में। सेल अथवा बैटरी एक ऐसी युक्ति है जो इसके भीतर होने वाले रासायनिक अभिक्रियाओं के कारण विद्युत धारा उत्पन्न करती है। मतलब हमने वोल्टिक सेल और ड्राई सेल के बारे में पढ़ा। पुनः आवेशन यानी रिचार्जेबल बैटरी को आवेशित करके पुनः उपयोग में किया जा सकता है, मतलब उनमें इलेक्ट्रोलाइट चेंज करके या फिर उन्हें चार्ज करके वापस क्या किया जाता है, उन्हें रियूज किया जा सकता है। तो यहीं पे ये चैप्टर समाप्त होता है जिसमें हमने विद्युत के बारे में पढ़ा। विद्युत से जो चुंबकीय फील्ड क्रिएट होती है यानी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है उसके बारे में पढ़ा। विद्युत से कैसे इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं उसके बारे में पढ़ा। और विद्युत कैसे हीट प्रोड्यूस करती है और भी चीज़ों के बारे में हमने जाना। इसके आगे की क्लासेस में आप और विद्युत चुंबकीय के चीज़ों के बारे में जानेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में जानेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।